तूफानों की हमें फ़िक्र नहीं, रास्ते हम खुद बनाते हैं। तूफानों की हमें फ़िक्र नहीं, रास्ते हम खुद बनाते हैं। खुद पर बस यकीन है इतना कि मंजिल को अपने पास बुलाते हैं। जी हाँ, सीयूईटी 2022 की प्रिपरेशन में जोश और जज्बा आपका कुछ इसी तरह का होना चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फिजिक्स का जो है पार्ट 2 लेकर आया हूं और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ बताए जाएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि पहले आप पहला वाला वीडियो देखिए ताकि उसमें बताए गए कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके साथ डील किया जा सके। आज जो वो हम क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं वो केवल आपके आंसर देने वाले क्वेश्चन, मतलब प्रश्न का जवाब केवल सोच कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर न्यूमेरिकल शामिल नहीं किया गया। न्यूमेरिकल का जो पार्ट होगा वो वीडियो नंबर 3 में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों को। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, आप हमारा विश्वास करिए, इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर क्लियर करिए। पहला प्रश्न है, धनावेशित वस्तु में होती है ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों की अधिकता, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों की कमी एंड ऑप्शन डी प्रोटॉनों की कमी। तो देखिए, जब भी जैसे सोडियम की बात करें, में सोडियम जब धन बनता है तो सोडियम में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। सोडियम में से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलता है। और जब किसी भी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। इसका पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 से प्राप्त कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी दे देंगे। अगला आपका दूसरा, आवेशित वस्तु में होती है क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, प्रोटॉनों की कमी, प्रोटॉनों की अधिकता। ठीक है, तो देखिए एक बात मैं आप सबको बोल दूं कि आवेशित नहीं, ऋणावेशित यहाँ पर लिखा है, मैंने आवेशित पढ़ लिया। तो अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, धनावेशित में तो आपका इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऋणावेशित में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। प्रोटॉन से आवेश का कोई लेना देना नहीं होता वस्तु पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरे नंबर का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, दो समरूप गोलों के धातु के गोलों को क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दिए गए हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन, दोनों गोलों के द्रव्यमान समान होंगे। दूसरा ऑप्शन, धनावेशित गोलों का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। तीसरा ऑप्शन, ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, जब वस्तु धनावेशित होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, निकलना मतलब द्रव्यमान में कमी, और ऋणावेशित होती है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो मतलब द्रव्यमान में अधिक। तो ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा और धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब होगा। धनावेशित गोले का द्रव्यमान जो है ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से क्या होगा, कम होगा। आई होप की बातें समझ में आ रही हैं। अगला, 1 माइक्रोकुलाम तथा +4 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे पर कुछ दूरी पर मतलब वायु में स्थित है, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात। तो ये आपका सही जवाब होगा 1:1। कैसे, पहले वाला दूसरे पर जो बल लगाएगा उतना ही जो है दूसरे वाला पहले पर बल लगाएगा। ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर ही होनी चाहिए, रटा रटाया होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कहोगे तो इसे न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में हम आपको अलग से भी समझा देंगे। ठीक है। अगला, किसी वैद्युत रोधी मतलब कुचालक माध्यम का जो परावैद्युतांक k है वो हो सकता है 0, 0.7, -3, 6.0। देखिए, बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया भी था कि जो परावैद्युतांक होता है सबसे कम हवा या निर्वात का होता है और वो कितना होता है, 1। तो 0 होने का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। ठीक है, और 0.7 जो है वो 0 से तो अधिक है नहीं, और -3 जो है वो तो 0 से बिल्कुल कम है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 6 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आई होप की बात आपको समझ में आ रही है। अगला, वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा। तो परावैद्युत पदार्थ रखने से प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, आइए हम इसको पूरा बेल तरीके से समझाने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए आपका फार्मूला क्या होता है बल का, होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2, ये देखिए थोड़ा सा बन नहीं रहा है, Q1 Q2 बाई R²।
आप सबको पता है जो परावैद्युतांक के लिए जो फार्मूला होगा उसमें नीचे क्या आएगा कि जब कोई चीज़ किसी भिन्न में नीचे रखी जाती है तो उस चीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलरेडी घट जाएगी, क्योंकि अगर इस चीज़ को आप बढ़ाओगे तो भाग क्या आएगा, कम आएगा, तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये बात आप सबको समझ में आ रही है। मतलब कि प्रतिकर्षण बल का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आकर्षण बल भी रहेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। केवल वैद्युत बल पूछेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट आप सभी के क्लियर जरूर होने चाहिए। अगला है 7वां नंबर, कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दिया जाए तो बिंदु आवेशों के बीच बल घटेगा। अभी अभी बता दिया। ठीक है, वायु का परावैद्युतांक 1 होता है और अन्य माध्यम का 1 से अधिक होता है, तो परावैद्युतांक बढ़ेगा तो जो आपका जो है बल घटेगा। ऊपर वाला कॉन्सेप्ट नीचे वाले सवाल में भी लगाया गया, तो ऐसे कंसेप्चुअल सवाल आप जरूर पढ़कर जाइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है जो 9वां नंबर है। 9वां नंबर नहीं है क्योंकि हमने न्यूमेरिकलों को आधा से ज़्यादा काट दिया है, तो ये अगला प्रश्न मानिए आप इसको। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देखिए निकाला किससे जा रहा है, पहले ये देखिए N इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, Q बाई ई, क्योंकि Q बराबर N इंटू ई होता है। तो Q का मान 1 है और नीचे E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब 1.6 का आप 1 में भाग देंगे तो वो 0.625 आएगा और सॉल्व करने पर ये आपका इतना बन जाएगा। मतलब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर जो है वो सही ऑप्शन बन जाएगा कुल मिलाकर। ठीक है, कौन सा, बी नंबर। याद भी रखिएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम आवेश। ठीक है, मतलब चार्ज। अगला नंबर 10वां जो है 8 कूलाम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो 16 का पहाड़ा पढ़िए आप या 1.6 का पहाड़ा आप पढ़िए, मतलब 8 में, तो मेरे हिसाब से कितनी बार जाएगा, 16 पंचे 80, 5 बार जाएगा। तो 5 इंटू 10 की पावर ये जो है आपका 19 आपका सही हो जाएगा। राइट, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट नंबर 11 नंबर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है और मात्रक के डिटेल में अगर आपको चाहिए बात तो आप पहला वीडियो देखिए, मैंने उसमें समझाया भी है। ठीक है, तो वोल्ट प्रति मीटर यहाँ पर हो जाएगा। और कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वहाँ पर पूछा तो वोल्ट प्रति मीटर मैंने बता दिया। ठीक है, और सही भी है। और यहाँ 12वें नंबर में जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछ रहा है कौन सा होगा, तो चूंकि उसका फार्मूला होता है बल बटा आवेश, तो ये आपका बल बटा आवेश न्यूटन प्रति कूलाम, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13वें नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। देखिए वोल्ट प्रति मीटर हो गया, ऊपर ऑप्शन से क्लियर है। न्यूटन प्रति कूलाम हो गया, तो मतलब कि ऑप्शन ए ऑप्शन सी तो होगा ही होगा। ठीक है, जूल प्रति कूलाम नहीं होगा क्योंकि ये आपका नहीं होगा। जूल प्रति कूलाम वोल्ट कहलाता है और विभव का मात्रक होता है। तो जो है एक मिनट ये थोड़ा मैंने गलत टिक कर लिया, यहाँ पर आपका जूल प्रति कूलाम नहीं होगा। ठीक है, तो 13वें नंबर का आपका क्या हो जाएगा, बी। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। ठीक, अगला नंबर 14वें नंबर की बात करें तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक, मैंने पिछले वीडियो में आपको मात्रक, तो मैं बोल रहा हूँ मात्रक, बीमी सूत्र, प्रमुख मान सब क्लियर करा दिया है, इसलिए यहाँ पर अब केवल हम क्या लगाएंगे, टिक। इसलिए मैं कह रहा हूँ शुरू से देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, तैयारी करने का एक अलग जज्बा हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका सही जवाब बन जाएगा। आगे चलेंगे 15वां नंबर, एक अल्फा कण 15 × 10⁻14 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल। तो देखिए ये आपका वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, तो ई बराबर होता है एफ बटा क्यू, तो एफ बराबर हो जाएगा ई इंटू क्यू। तो ई का मान इतना दिया है और अल्फा कण का जो मतलब आवेश होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था 3.2 × 10⁻−19, तो 3.2 का जब आप 15 में गुणा करेंगे और ये सब सॉल्व करेंगे तो पूरा जो यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा ये आपका इतना होगा। आई होप की बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अगला है 16वां नंबर, एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों को पर आवेश +4Q और -2Q है। यदि गोलों के बीच प्रतिकर्षण बल F है, ठीक है, और यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः r दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच का बल क्या होगा। तो यहाँ पर समझना है, आवेश अगर आप यहाँ पर दिया गया उनको स्पर्श कराना है, तो देखिए स्पर्श कराने पर आप दोनों आवेशों को जोड़कर उसका आधा कर दीजिए तो वो दोनों गोलों पर आपका मतलब कि आवेश हो जाएगा। तो 4 में -2 जोड़ोगे 2 आएगा, 2 का आधा 1 कूलाम का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका 1 कूलाम का हो जाएगा। अब इससे एक नया मतलब दूरी तो उतना ही रहेगी, अब एक बल मतलब कैलकुलेट करो और इस बल का और उस बल में भाग दे दोगे तो पूरा कैलकुलेट करने पर यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा ये ऑप्शन नंबर डी F/8। हम इसको न्यूमेरिकल वाले पार्ट में मतलब तीसरे वीडियो में आपको समझाएंगे, फिर से ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला है 5 कूलाम आवेश के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5.0 सेंटीमीटर, इसका द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण सबको पता है कि मतलब कि आवेश और गुणित उनके बीच की दूरी। तो इसको जो है 5 × 25 और गुणित 10⁻2 यहाँ पर होना चाहिए। पहला ही वाला आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, खैर इसको क्लियर भी कर लेते हैं। तो 21 का आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, अल्फा किरणों को, गामा किरणों को। देखिए वैद्युत क्षेत्र जो है वो आवेशित कणों को मतलब विक्षेपित करता है। तो इसमें हमको ढूंढना क्या है, जो आवेशित होंगे। एक्स किरण आवेशित नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता और क्या कहते हैं गामा किरण नहीं होती। तो ये आपका जो है सही जवाब यहाँ पर अल्फा कण, उस पर जो है 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है, तो इसलिए ये धनावेशित है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र में ये विक्षेपित हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला प्रश्न भी समझ में आए। 23 नंबर में इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात है। संहति का मतलब होता है द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है, ये आपको रट्टा मारने वाली बात है, इसको आप रट्टा मान लीजिए। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। 1.77 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है, और इसे कहीं कहीं पर E/m भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, E/m का मान पूछ लेगा तो यही आप बताइएगा। ठीक है, अगला है, एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इसका पथ मतलब कि होता है ये परवलयाकार होता है। ये सब बातें रटा रटाई होनी चाहिए, आपने 12th पढ़ भी लिया है तो इसलिए आपको ये बातें तो पता होनी चाहिए, मतलब पैराबोला होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात भी यहाँ पर समझ में आगे चलेंगे। आगे प्रश्नों को देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा जो है उत्तर से दक्षिण। ये तो बिल्कुल गलत है। वैद्युत में आपका धन और ऋण होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 25 नंबर में आपका धन से ऋण नहीं, ऋण से धन की ओर होता है। किधर होता है बच्चा, ऋण से धन की ओर होता है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऋण से धन की ओर होता है। 26 नंबर में बात करेंगे तो यहाँ पर बात बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी वाले द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला जो है बल आघूर्ण है। तो चूंकि बल आघूर्ण का फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया था PE sin थीटा। तो PE sin थीटा है तो मतलब यहाँ पर P क्रॉस E होगा। क्या हो जाएगा, P क्रॉस E। 26 नंबर का जो है ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे डांट दे रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। क्रॉस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्लिक किया गया जिस बुक में देख रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो बी ही सही होना चाहिए। आप अगर पूरा वीडियो देखें यहाँ तक तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या है, मैं तो बी को टिक कर रहा हूँ। ठीक है, आगे 27 नंबर, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिसकी दूरी r है अनुक्रमानुपाती होती है। तो सुदूर बिंदुओं पर यहाँ पर बोल रहा है, सुदूर बिंदुओं पर। ठीक है, तो ये आपका मेरे हिसाब से 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, उसमें R³ भी मैंने देखा था फार्मूला और आपने भी पढ़ा होगा। अगला नंबर आपका 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करती। देखिए, एकल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में नीचे R² होता, करेगी पालन। बी नंबर में एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सी नंबर, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, ठीक है, गोले की तो अच्छी स्थिति में भी R मतलब नीचे रहता है, अच्छी स्थिति में रहता है, ये आपका जो है ये नहीं करता। बी नंबर यहाँ पर जो 28 का बी नंबर ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 29 नंबर देखेंगे, R दूरी पर रखे दो वैद्युत ध्रुवों के बीच लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती होता है। तो 29 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा द्विध्रुवों के लिए ये आपका R⁻⁻4। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को मैं सॉल्व करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और आगे एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। आई होप कि आप सबको यहाँ पर ये जो वीडियो प्रोवाइड किया गया है ये आपको काफ़ी पसंद आया। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।